हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो एक बार सभी लोग अपने अपने कमेंट को निशाने पर लगा लीजिए और आज देख लीजिए हिंदी का मॉडल सेट। और ये मॉडल सेट आपके मॉडल सेट का रूप है, अर्थात जो बिहार बोर्ड परीक्षा समिति आपके लिए जारी किया गया है उसका आंसर की पूरे 100 के 100 क्वेश्चनों का जवाब आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए ताकि कहीं से भी कोई निशाना इस बार के एग्जामिनेशन में ना छूटे। तो आइए बिना विलंब के देखते हैं कि बिहार बोर्ड परीक्षा समिति आप लोग के लिए कैसे और किस प्रकार से क्वेश्चनों को सेट की है। और ये जो मेरा पेपर है ये हिंदी का पेपर है। आपके सामने ये जो पेपर हम लेके आए हैं हिंदी का पेपर है और हिंदी के पेपर में कैसे कैसे टफनेस क्वेश्चन दिया गया है वो भी देखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। आज का मेरा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वीवेन किसकी रचना है? आपको ये बताना है। द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीवेन, तो ये रचना जो है वो भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। मतलब पहले क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पहले क्वेश्चन में डी हम सही करने वाले हैं। बढ़ते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? काफी अच्छा क्वेश्चन और आपके बुक से क्वेश्चन किया गया है कि सेन साहब की नई मोटर कार जो है वो किस रंग की थी। ऑप्शन है काला, नीला, सफेद या लाल। तो सेकंड का आपका राइट आंसर होगा सेन साहब की जो मोटर कार थी वो काले रंग की थी। मतलब इस क्वेश्चन का जाएंगे हम ऑप्शन नंबर ए के साथ। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। आपको बताना है कि मैक्स मूलर की दृष्टि में सर्वविधा संपदा एवं प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? मतलब मैक्स मूलर की दृष्टिकोण में संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से भरा पड़ा कौन सा देश है? ऑप्शन है जापान, भारत, यूनान और चीन। तो ज्यादा इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं। कभी जब हमारे देश के हैं, लेखक अगर हमारे देश के हैं तो क्या दूसरे देश का गुणगान करेंगे? एकदम नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात भारत। अर्थात तीसरी का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ाते हैं आज के चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा का जवाब देने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। कमेंट में अपना अपना जवाब जरूर देते जाएंगे और नहीं पता तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे ताकि आपके प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब आसानी से मिल सके। चौथा, मनुष्य में जो घृणा है जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है वह पशुत्व का घोतक है और अपने को संयम रखना, दूसरे के मनोभाव को आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। यह पंक्ति किस पाठ की ली गई है? बोले यहां से यहां तक जो पंक्ति दिया गया है वो कौन से पाठ से ली गई है आपको ये इस क्वेश्चन में बताना है। ऑप्शन है परंपरा का मूल्यांकन, आविन्यो, नाखून क्यों बढ़ते हैं और शिक्षा और संस्कृति। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो जब अगर कभी भी आपके मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से मनुष्य के स्वधर्म की बात की जाती है तो ज्यादा इधर उधर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। इसका राइट आंसर होगा नाखून क्यों बढ़ते हैं, अर्थात इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ेंगे आज के पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवा देखेंगे, मैडलिफ किसकी रचना है? मैडलिफ जो है वो किसकी रचना है आपको इस प्रश्न में ये बताना है। तो मैडलिफ जो रचनाकार हैं वो रचनाकार हैं हमारे गुणाकर मुले जी। अर्थात ऑप्शन डी जो होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। पांचवें में ऑप्शन नंबर डी के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आज का छठा प्रश्न। छठा क्वेश्चन देखिए, देवगिरी के यादव शासकों के लेख किस लिपि में है? देवगिरी के यादव जो हैं उस शासकों के लिपि का क्रम जो है किस लिपि में है? ऑप्शन है नंदीनागरी, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि या इनमें से कोई नहीं। तो छठी का आपका राइट आंसर होगा नंदीनागिरी। मतलब नंदीनागिरी जो है ऑप्शन ए इज राइट आंसर इस 6 नंबर क्वेश्चन का। चलिए बढ़ते हैं आज के सातवें क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्क्रीन पर आ गया है। लेखक अमरकांत को किस लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? अमरकांत जो है, अमरकांत जी को किस लेखन के लिए साहित्य पुरस्कार मिला था? ऑप्शन दिए गए निबंध लेखन, कथा लेखन, नाट्य लेखन और इतिहास लेखन। तो सातवें का आपका राइट आंसर होगा कथा लेखन, अर्थात इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सातवें का।
आज पूरे 100 के 100 क्वेश्चन इस चैनल पर आपको पहली बार मिलने वाला है और आसानी से सभी क्वेश्चनों को आप जवाब जान जाएंगे। तो धैर्य बना के रखें और इस बार की तैयारी में पूरी तरीके से अपना जोर लगा दें। आज बिहार बोर्ड के नंबर एकदम हासिल कर लेना है। 8वां क्वेश्चन, बहादुर कैसा लड़का था? तो बहादुर जो था वो एक प्रकार का हंसमुख और मेहनती लड़का था। ऑप्शन सी के साथ यहां जाएंगे, ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। आ जाते हैं 9 क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन देखिए, जो महत्व ऐतिहासिक भौगोलिकवादी के इतिहास का है वही आलोचना के लिए साहित्य का परंपरा है। ये जो आपके सामने पंक्ति यहां से यहां तक दिखाई दिया, ये पंक्ति शीर्षक पाठ का है। किस शीर्षक पाठ का है? ऑप्शन है श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, विष के दांत, मछली और परंपरा का मूल्यांकन। तो हम आपको, अगर अभी तक पाठ पूरी तरीके से नहीं पढ़े हैं तो आप पहले हिंदी के सभी पाठों को आसानी से पढ़ लीजिए। उसके बाद 50% क्वेश्चन आपको आसानी से मिलने वाले हैं। कहीं और जगह जाने की आवश्यकता ही नहीं है, आपको आसानी से 50% क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे। तो इस 9 का जो आपका राइट आंसर होगा वो जगह ऑप्शन नंबर डी, परंपरा का मूल्यांकन। इस क्वेश्चन में जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। बढ़ते हैं आज के 10वें क्वेश्चन की ओर। कौन आमलेट नहीं खाता था? मतलब इसमें से आपको बताना है कि कौन जो है वो ऑमलेट नहीं खाता था। चाचा जी, पंडित बिरजू महाराज और बाबूजी और शंभू महाराज। तो देखिए, पंडित बिरजू महाराज जो थे वो जब छोटे थे तो ऑमलेट खाना पसंद नहीं करते थे, इसलिए 10वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी नंबर के साथ हम आगे बढ़ेंगे। 11 देखते हैं, अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम था? अशोक वाजपेयी ये आपके एक लेखक का नाम है। तो इस अशोक वाजपेयी के लेखक का नाम जो है, उनके पिता का नाम क्या था? 11 में आपको ये बताना है। तो 11 का राइट आंसर होगा परमानंद वाजपेयी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए 12 देखते हैं। 12 है विल नब्य क्या है? विल नब्य काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये थोड़ा अटपटा जैसा हमें क्वेश्चन मिला। इसका आंसर हमें मिल नहीं रहा था, फिर हमें गूगल करना पड़ा, तब जाके आपके लिए इसका आंसर हम प्राप्त किए हैं। विल क्या था? फ्रांस का शहर, फ्रांस का मंदिर, फ्रांस का मस्जिद या फ्रांस का एक छोटा सा गांव? तो 12 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस का एक छोटा सा गांव जिसका नाम है विल नब्य। चलिए आगे 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 13 को समझने का प्रयास करेंगे। आपको बताना है कि लेखक को गीले कपड़ों में देखकर कौन नाराज हुई? तो लेखक को जब गीले कपड़े में देखी तो उसकी दीदी जो थी वो नाराज हो गई थी। ऑप्शन बी के साथ हम यहां आगे बढ़ने वाले हैं। 14 लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? तो आप अगर लेखकों के सारे नाम याद कर लिए हैं तो उनके जन्म तिथि, उनका जो जन्म तिथि है उनको भी एक बार याद कर लीजिए, क्योंकि जन्म तिथि से 2-3 क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में जरूर मिल जाएंगे। तो आपको बता दें, लेखक यतीन्द्र मिश्र का जो जन्म हुआ है, ये जन्म हुआ है 1777 ईस्वी में। ऑप्शन सी का राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं आज के 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। जीवन के आरंभ दिनों में बिस्मिल्लाह खां को संगीत के प्रति आसक्ति कैसे हुई? मतलब संगीत के प्रति जो सीखने का क्रम था बिस्मिल्लाह खां को कैसे हुआ था, आपको यह बताना है। ऑप्शन है गिरजा देवी के संगीत से, शोभा गुरटू के संगीत से, जाकिर हुसैन के संगीत से, या रसूल बाग और या फिर बतुलन बाई के संगीत से। आपको यह बताना है इस 15 का। तो 15 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रसूल बाई और बतुन बाई के संगीत से वो प्रेरित हुए और बिस्मिल्लाह खां भी संगीत की दुनिया में कदम रख दिए। चलो आ जाते हैं आज के 16 क्वेश्चन की ओर। काशी किसकी पाठशाला है? काशी जो बनारस के रूप में जानी जाती है, बनारस के बगल में एक शहर है, वो किसकी पाठशाला है? विद्या की, संस्कृति की, नाच की या गाने की? तो 16 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संस्कृति की। क्योंकि हमारी जो संस्कृति है, जो हिंदू धर्म का जो आस्था है, वो बताया जाता है काशी में, अर्थात इसे 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आज 17 ये काफी आसान क्वेश्चन पूछ दिया था आप लोग के लिए कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो आपको सभी को पता है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। यहां पर देर नहीं दिया है, लेकिन 1869 दिया हुआ है, अर्थात ऑप्शन सी के साथ यहां आगे बढ़ेंगे। 18 गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? यह भी काफी आसान क्वेश्चन पूछा था और काफी ज्यादा चर्चित प्रश्न है। गांधी जी को महात्मा कहने का श्रेय जाता है रविंद्रनाथ टैगोर को। ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट अगला 19 देखते हैं। 19 में क्या सेट किया गया है आप लोग के लिए, किसका विवादास्पद महाभारत पहले पहल प्रस्तुत किया जाता था, जाने वाला था। विवादास्पद महाभारत जो है, यह महाभारत से लिया गया है, वो पहले पहल प्रस्तुत किया जाता था। तो 19 का जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा पीटर बुक का। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए के साथ यहां आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट 20 देख लेते हैं। बिरजू महाराज सबसे बड़ा एग्जामिनर या जज किसे समझते थे? बिरजू महाराज के अनुसार सबसे बड़ा जज जो है या एग्जामिनर, मतलब एग्जाम लेने वाला, वो किसे समझते थे? तो बिरजू महाराज समझते थे अपनी मां को, अर्थात अपनी अम्मा को, अर्थात बी ऑप्शन इज राइट आंसर। बढ़ते अगला। आगे आपको बताना है द का उच्चारण स्थान क्या है। 21 नंबर में बताना द अर्थात द से उच्चारण होता है, ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 22 देखते हैं। इस 22 में बताना है निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या है। इसमें से सही संधि विच्छेद आपको चुनना है। तो 22 का जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा निह जोड़ छल, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये चूंकि निश्चल जो है एक विसर्ग संधि का उदाहरण है, इसलिए इसमें विसर्ग संधि के रूप में डी ऑप्शन में दिया हुआ है, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। 23 देख लेते हैं। निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है? शब्द का शुद्ध रूप बताना आपको। स्मारण, अनधिकार, मैथिली, वाहिनी। तो देखिए अनाधिकार ये ऑप्शन होता है, ये होता है अनाधिकार, ना होता है सब, लेकिन यहां पर दे दिया है अनधिकार। वाहिनी, तो वाहिनी नहीं होता है, ये होता है वाहिनी, ये होता है जो, ये होता है वाहिनी, लेकिन दिया है वाहनी। लेकिन मैथिली, मैथिली जो होता है, इसमें मैथिली जो लिखा हुआ है मैथिली होता है, मैं के साथ थी लगा होता है, इसलिए ये सब गलत होगा। स्मारक जो होगा इसका सही आंसर होगा, मतलब 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 21 देखते हैं। मई शब्द कौन सा संज्ञा है? तो मई एक महीने का नाम है, और महीना जो होता है एक जाति को एक व्यक्ति को बोध करता है, इसलिए मई जो होगा, चूंकि जब महीने का नाम जो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा को डिनोट करता है, इसलिए 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 25 देखते हैं। अपराध शब्द कौन सा लिंग है? अपराध, तो अपराध जो है एक प्रकार का पुल्लिंग है, इसमें कहीं कंफ्यूजन करने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। आज पूरे के पूरे 100 के 100 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, इसलिए धैर्य बना के रखें। और ये आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन इसी टाइप का आएगा, इसलिए आपको यहां से सीख जरूर लेना चाहिए। कर्पूर शब्द है, तो कर्पूर जो है जिसका बिगड़ा हुआ रूप होता है कपूर। कपूर जो होता है इसका बिगड़ा हुआ रूप है, दिया हुआ है शुद्ध रूप, अर्थात शुद्ध रूप जो होता है वो तत्सम कहलाता है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 27 देखते हैं। 27 आपके पास है श्याम शब्द का स्त्रीलिंग, तो श्याम जो शब्द है उसका श्यामा स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा, ऑप्शन डी के साथ यहां आगे बढ़ेंगे। 28 देख लेते हैं। डाल पर चिड़िया गाती है, यह किस कारक का उदाहरण है? तो डाल पर मतलब यहां पर आपको पर आ गया है, तो अधिकरण में पर यह चिन्ह होता है, मतलब ये जो कारक है वो अधिकरण का है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आज के 29 नंबर की ओर। यह कलम किसकी है? किसी विशेषण का उदाहरण है, मतलब आपको बताना है कि यह कलम किसकी है, तो किसकी यहां पर विशेषण के रूप में बताया गया है, तो किसकी कौन सा विशेषण है? तो किसकी जो है एक प्रकार का सर्वनाम को डिनोट करता है, क्योंकि इसमें किसी सर्वनाम का भाग छिपा हुआ है, इसलिए सर्वनामिक विशेषण होगा, ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं आज के 30वें क्वेश्चन की ओर। 30वां क्वेश्चन है मैंने खाना खा लिया है। मैंने खाना खा लिया है किस काल का उदाहरण है? तो मैंने खाना खा लिया है, ये तो खा लिया है मतलब खाने का काम कर चुका है, इसका मतलब यह है कि एक प्रकार के भूतकाल का उदाहरण है, ऑप्शन बी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 31 देखते हैं। पुष्प शब्द है, पुष्प कौन सा शब्द है? ऑप्शन है तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। तो पुष्प जो है ये शुद्ध रूप है, इसको हम लोग फूल के नाम से जानते हैं जो बिगड़ा हुआ रूप है, अर्थात ये जो आपके सामने है ये तत्सम है, मतलब संस्कृत और हिंदी में इसका समान प्रयोग होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तत्सम। 32 को देखते हैं। 32 में क्या है? ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं
पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक हैं, वैसे क्या कहलाते हैं? तो 32 का आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, योग रूढ़ी। मतलब ऐसे शब्द जो यौगिक होते हैं लेकिन परंपरा के विशेष अर्थ में परिचायक हो जाते हैं, उसे योग रूढ़ी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 33 देख लीजिए, पराजय शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग आप सभी लोग जानते हैं कि जो शब्द के पहले लगता है, शब्द के पहले यहां देख लीजिए परा लगा हुआ है, जय में परा लग गया है इसलिए बन गया है ये उपसर्ग, अर्थात शब्द के पहले जो शब्दांश लगता है उसको उपसर्ग कहते हैं। तो यहां पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परा, अर्थात 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 34 देखते हैं। 34 आपके सामने त्यागी शब्द में प्रत्यय है। तो प्रत्यय जो होता है वो शब्द के अंत में लगता है, ये तो सब लोग जानते हैं। तो यहां पर लगा हुआ है देखिए लास्ट में गी, अर्थात गी जो लगा हुआ है ये त्याग में लगा हुआ है और ई लगा हुआ है, ये गी और ये गी नहीं होगा। त्याग में त्याग जो शब्द होता है उसमें लगा हुआ है गी, तो ये आपका दीर्घई लगा हुआ है, तो दीर्घई के रूप में आपका ए आंसर होगा, मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 35 चाचा शब्द का विशेषण। तो चाचा शब्द का विशेषण हो जाता है चचेरा, और चचेरा आपको दिखता है ऑप्शन नंबर बी में, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 36 देखते हैं। 36 आपके सामने, शूलपाड़ी शब्द में कौन सा समास है? तो शूलपाड़ी जो है एक प्रकार का ये जो समास है, इस समास का अगर प्रारूप बताएं तो एक प्रकार का बहुव्रीहि समास है जो अपने को छोड़ के किसी अन्य शब्द को व्यक्त करता है। वैसे समास बहुव्रीहि कहलाते हैं, मतलब 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 37 देखते हैं। निम्न में शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य आपको बताना है। पहला वाक्य है राम ने पुस्तक खरीदा। अब देखिए राम ने चिन्ह अगर आ जाए तो कर्ता के ने चिन्ह के बाद कर्ता के अनुसार ये आपका क्रिया नहीं होता है बल्कि कर्म के अनुसार ये क्रिया होता है। तो पुस्तक जो है स्त्रीलिंग है और पुस्तक स्त्रीलिंग होने के कारण खरीदा नहीं होगा, खरीदी होगा। मतलब राम ने पुस्तक खरीदी, ये शुद्ध होना चाहिए और ये दिया गया है आपके सी ऑप्शन में, राम ने पुस्तक खरीदी, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 36 देखते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा वैसे संज्ञा को बोलते हैं जिसे मापा जा सके, तौला जा सके या जिसमें द्रव्यमान हो। तो ऐसे जो एग्जांपल है वो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर बी में, क्योंकि दूध को तौला मापा जा सकता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 38 का। 39 उसने अपने भाई का घर खरीदा, किस वाक्य का उदाहरण है? उसने अपने भाई का घर खरीदा, इसमें सार्थक रूप से एक वाक्य है, किसी अन्य वाक्य का इसमें मिलान किया ही नहीं गया है, तो इसका मतलब ये सरल वाक्य है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। हम पहले बता दें कि यहां 100 के 100 क्वेश्चन जो आपको बताए जाएंगे वो पूरी तरीके से सटीक और शुद्ध बताया जाएगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें। 40 देखते हैं। सजीव शब्द का विलोम है। तो सजीव जो जीवित होता है उसे सजीव कहते हैं, और सजीव शब्द का विलोम जो निर्जीव, जो मर जाता है, और ये दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी में, अर्थात 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 41 देख लेते हैं। जपूरी जी, जपू जी किसकी रचना है? तो जपू जी रचना जो है ये रचनाकार है गुरु नानक की, अर्थात ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। देख लेते अगला क्वेश्चन 42। जटा मुकुट तन मसल लगाई वसन छोड़ी तन नगन भया, किस कविता की पंक्ति है? ये जो आपके सामने कविता का एक वाक्य छोटा सा दे दिया है, एक सेंटेंस आपके सामने दे दिया गया है, यह किस कविता की पंक्ति आपको ये बताना है। तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, अर्थात सी ऑप्शन जो होगा इसका राइट आंसर होगा। चले बढ़ते हैं 43 नंबर की ओर। रसखान रचित प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है? तो रसखान रचित प्रेम वाटिका जो है ये रचनाएं जो है एक प्रकार की प्रेम निरुद्ध संबंधी है, क्योंकि प्रेम वाटिका जो बनी हुई है ये प्रेम से बना हुआ है, आप ऐसे भी पकड़ सकते हैं, मतलब 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे है आज के 44 नंबर क्वेश्चन की ओर। 44 देखेंगे। इसमें कौन किन का सवया या घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है? तो 44 का आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घनानंद को, अर्थात घनानंद का जो घनात्री है वो अत्यंत प्रसिद्ध है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 45 देखते हैं। रसिक समाज, रसिक समाज की स्थापना किसने की? आपको इसे 45 में ये बताना है।
तो रसिक समाज की स्थापना करने का जो श्रेय जाता है, ये श्रेय जाता है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन को, अर्थात इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 46 देखते हैं। वीणा, आपको बताना इसमें है कि वीणा किन की रचना है। तो वीणा के रचनाकार जो हैं, ये रचनाकार है सुमित्रा नंदन पंत जी, अर्थात ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। 47 देखते हैं। एक और आपके सामने आ गया है, देख लीजिए। रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर जो है, इनका जन्म कब हुआ था। जन्म से दूसरा क्वेश्चन इस मॉडल सेट में आपके सामने मिल गया। अगर जन्म याद रख लेते हैं तो कई सारे क्वेश्चन आपको आसानी से मिल जाते हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म हुआ है, ये जन्म हुआ है 23 सितंबर 1908 ईस्वी में, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 48 देखते हैं। अपने सामने शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है। अपने सामने जो शीर्षक है, इस काव्य के संग्रह की रचनाकार कौन है। तो 48 का जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कुंवर नारायण की, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन की ओर। बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहां मिलता था। बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो है वो कहां मिलता था, आपको ये बताना है। ऑप्शन है आंगन में, दरवाजे के, घर के दरवाजे पर, खेत में या बांध में। तो 49 का आपका राइट आंसर होगा दरवाजे पर, अर्थात घर के दरवाजे पर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 50 देख लीजिए। 50 जो आपके सामने क्वेश्चन है उसमें है कि तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं का अनुवाद वीरेंद्र डंगवाल ने किस रूप में किया गया है। तो ये किए हैं वनलता सेन के द्वारा, अर्थात ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है 51 नंबर में। बताना है रेनन मरिया रिल्के की माता का क्या नाम था। तो रेनन मलिका, ये भी हमें सामान्य तरीके से नहीं मिला, इसे गूगल करके जांच करना पड़ा। तो रेनन मलिका रिले की माता का जो नाम था, ये माता का नाम था सोफिया, ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। 50 देख लीजिए। किनकी आरंभिक काव्य प्रकृति और सौंदर्य के संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है। तो 52 का आपका राइट आंसर होगा सुमित्रा नंद पंत, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है 53 नंबर में। कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो ये अपने मॉडल सेट से क्वेश्चन पूछा गया है, इसका अभ्यास हम आपको करवा चुके हैं। तो आज हमारे देश में सबसे ज्यादा जो दिखाई नहीं देता है, वो दिखाई नहीं देता है भारतीयता। कवि प्रेमघन के अनुसार ऐसा कहा गया है। मतलब 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 54 देख लीजिए। कवि गुरु नानक के अनुसार इस दुनिया में राम नाम कीर्तन के बिना क्या व्यर्थ है। तो राम नाम कीर्तन के बिना सब चीज व्यर्थ है, मतलब जन्म और जीवन सब चीज व्यर्थ है, ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आ जाते हैं 55 नंबर की ओर। उत्तर प्रियदर्शी शीर्षक नाटक किसकी रचना है। उत्तर प्रियदर्शी जो नाटक है, शीर्षक नाटक, इसकी रचनाकार कौन है। तो 55 का आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सच्चिदानंद हृदयानंद वात्स्यायन अज्ञे, अर्थात ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। 56 देखते हैं। 56 आपके सामने आ गया है। जनता की रोकेरा समय में ताव कहां। समय में ताव कहां, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से उद्धत है, मतलब किस कविता से लिया गया है। तो 56 का जो आपका राइट आंसर होगा वो जगह ऑप्शन नंबर बी, जन्म का जनतंत्र का जन्म, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 57 देखते हैं। कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था। तो ये तीसरा क्वेश्चन आपके सामने पूछ दिया गया। इससे जन्म से कुंवर नारायण का जो जन्म हुआ है, ये जन्म हुआ है मुख्य रूप से 1927 ईस्वी में, ऑप्शन सी जो होगा राइट आंसर होगा। 58 देखते हैं। हमारी नींद कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ। तो हमारी नींद में जो कविता है, इसमें क्रम पूरा हुआ है वो हुआ है मक्खी का, ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। आप पठित पास अगर किताब आप पढ़ लेते हैं तो किताब से बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं आपको, और आराम से उसका जवाब आसानी से जवाब दे सकते हैं। सुमित्रानंद पंत का अंतिम काव्य है। सुमित्रानंद पंत जो है उनका अब अंतिम काव्य कौन सा था। तो उसका अंतिम काव्य था लोकायत, अर्थात ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 60 देख लीजिए। 60 है। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। यह पंक्ति किस कविता से उद्धृत है, मतलब किस कविता से लिया गया है, आपको यह बताना है। तो 60 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिरोशिमा, अर्थात पहले का 59 का हो गया ए और यहां पर हो गया बी। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। 61 नंबर।
बताना है कि जो पुरुष कविता रचता है के लिए एक शब्द क्या है। तो जो स्त्री कविता लिखती है उसे कवित्री कहते हैं, और जो कवि लिखता है अर्थात जो लेखक लिखता, सॉरी जो पुरुष लिखता है उसे हम कवि कहते हैं। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 62, एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ है। एक आंख से देखना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो है बराबर मानना, मतलब डी ऑप्शन जो होगा इसका राइट आंसर होगा। प्लस सभी को एक नजरिए से, एक नजर से देखना, सबको बराबर मानना, ऐसा कहा जाता है, अर्थात एक आंख से देखना। चलिए आगे है 63 नंबर। य र ल व क्या है? तो य र ल जो है वो अंतःस्थ व्यंजक है, अर्थात इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और उसमें जो होता है वो होता है आपका तलाबी स, मूर्धनी स, दंती स, ये सब होते हैं। तो यहां पर 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 64 देख लीजिए, यशोधरा का संधि विच्छेद। तो यशोधरा एक विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है, इसका सही विच्छेद हो जाएगा यश जोड़ धरा, ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे है अगले क्वेश्चन की ओर। 65 नंबर। हरि शब्द कौन सा संज्ञा है? तो हरि जो है वो एक व्यक्ति का नाम है, अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा को डिनोट करता है, ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। 66, रात को पहरा देने वाला आज घर चला गया, किस पदबंध का उदाहरण है? तो रात को पहरा देने वाला आज घर चला गया, यह पदबंध को डिनोट करता है, क्योंकि रात को पहरा देने वाला कोई व्यक्ति हो सकता है, अर्थात संज्ञा हो सकता है, अर्थात संज्ञा पदबंध को, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आगे है 67 नंबर। 67 देखिए, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन सा है? राजा दशरथ की 3 रानियां थी, राजा दशरथ को 3 रानियां थे, को दे दिया, गलती हो गया। राजा दशरथ का, ये भी गलत हो गया। राजा दशरथ के, अब चूंकि सिंगुलर तो है तो सिंपल सी बात है, रानिया के अनुसार यहां पर की होगा, इसलिए ए ऑप्शन इज राइट आंसर। प्लस 67 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं 68 नंबर। सब धन किस विशेषण का उदाहरण है? तो शब्द जो धन है वो बताता है कि धन जो है वो सभी का है, मतलब ये है परिणाम बोधक, मतलब किसी चीज का परिणाम बताता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है जिसमें है गोमल। गोमल शब्द है, तो देखिए अगर इसको गूगल किया गया तो गूगल से भी नहीं बताया गया कि गोगल, तो इसको आप मान लीजिए कि थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा बिहार बोर्ड से, इसका वर्ड हम ले लेते हैं कोमल। कोमल, चूंकि गोमल कोई शब्द सार्थक रूप से हमें नहीं मिला, इसलिए हम इसको कोमल अगर समझते हैं तो कोमल जो है एक प्रकार का तत्सम है, क्योंकि दोनों समान एक उपयोग होता है, संस्कृत और हिंदी दोनों जगह, मतलब इससे 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको गोमल का सही शब्द मिलता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। चले आगे है 70 नंबर। 70 देखिए, उपकार शब्द में उपसर्ग। उपसर्ग जो शब्द के पहले लगता है, तो उपकार, कार शब्द में लगा हुआ है, देखिए उप, तो यहां पर उप देख लीजिए डी ऑप्शन में है, मतलब इसका राइट आंसर 70 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 71 देख लीजिए, शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्दांश जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है उपसर्ग और एक होता है प्रत्यय, ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसके बाद आते हैं 72 नंबर की ओर। सर्प शब्द में प्रत्यय है, तो सर्प जो शब्द है उसमें प्रत्यय है, क्योंकि सर्प जो लिखा हुआ है वो सप से लिखा हुआ है और ये आधा र इस प्रकार से लगाया गया है, तो 72 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अ, क्योंकि प वगैरह तो मिलेगा नहीं, तो यहां पर अ जो होगा इसका राइट आंसर होगा, अर्थात ए के साथ हम यहां आगे बढ़ेंगे। 73 देखते हैं, अपमान शब्द का विशेषण। तो अपमान शब्द का विशेषण होगा अपमानित। अपमान शब्द का विशेषण, अपमान चूंकि संज्ञा हो गया और इसका विशेषण हो जाएगा अपमानित, अर्थात ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं आज के 74 नंबर क्वेश्चन की ओर। सभापति शब्द में कौन सा समास है? तो सभापति जो होता है वो सभी पतियों, या कह सकते हैं कि पूरे मीटिंग का हेड होता है, तो उसमें समास जो मिलेगा, क्योंकि सभापति किसी एक अन्य व्यक्ति को डिनोट करता है, इसलिए 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष। 75 देख लीजिए, नाला में बहता हुआ पानी किस पदबंध का उदाहरण है? नाला में बहता हुआ जो पानी है वो पदबंध जो डिनोट करता है वो विशेषण पदबंध को डिनोट करता है, अर्थात नाला में बहता हुआ पानी गंदी हो सकता है, गंदगी से भरा हो सकता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे है आज के 76 नंबर क्वेश्चन की ओर। 76 देखिए, जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। ये तो हम लोग पर भी लागू होता है, हम लोग पर भी लागू होता है कि जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता
अवश्य मिलेगी। रचना की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है? तो जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। मतलब परिश्रम करना अलग हो गया, सफलता मिलना अलग हो गया, मतलब ये मिश्र वाक्य है। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 77 देखिए, आकाश शब्द का पर्यायवाची, आकाश शब्द जो होता है उसका पर्यायवाची यहां पर दिया हुआ है नभ। ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। 78 देखते हैं, अंधकार शब्द का विलोम। अंधकार जो होता है जो जिसमें कहीं भी कोई प्रकाश की दीप भी नहीं होती है, तो इसका प्रकाश का विलोम जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रकाश। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 79 देखेंगे, शिव का उपासक के लिए एक शब्द। तो शिव का उपासक को बोला जाता है शैव, अर्थात ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। आते हैं 80 नंबर क्वेश्चन की ओर। घी के दिए जलाना, मुहावरे का अर्थ। तो घी के दिए तभी जलाए जाते हैं जब खुशी मनाई जाता है। मतलब यहां पर यह अब सब स्पष्ट होगा कि अप्रत्याशित लाभ पर प्रशंसा, अर्थात घी के दिए जलाना 80 का जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि लज्जित होना नहीं होगा, बेफिक्र होना नहीं होगा, खूब याद रखना ये नहीं होगा, क्योंकि घी के दिए जलाना खुशी के मौके पर जलाए जाते हैं। 81, सोना धातु कौन सा लिंग है? सोना तो बहुत ज्यादा महंगा हो गया है, लेकिन आप याद रखें कि सोना जो है कौन सा लिंग है? तो सोना एक प्रकार का पुल्लिंग है। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। लड़के भी महंगे हो गए हैं सोना के साथ साथ। चलो आते हैं घड़ी। घड़ी कौन सा संज्ञा है? 82। तो घड़ी जो होता है वो कई प्रकार की हो सकती है, कई प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। घड़ी किसी एक व्यक्ति को बोध नहीं करता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जातिवाचक संज्ञा। 83 देखते हैं, जेठ शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो जेठ शब्द जो है उसका स्त्रीलिंग होगा जेठानी, अर्थात ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। 84 देख लीजिए, बखूबी शब्द में कौन सा समास है? तो बखूबी जो शब्द है इसमें समास है अव्ययी भाव, अर्थात ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। 85, रमेश आ रहा होगा, भविष्य काल का वाक्य मिल गया हमें। किस काल का वाक्य है? रमेश आ रहा होगा, इसका मतलब अभी आया नहीं है, अर्थात वो आने वाला है, इसका मतलब भविष्य में ऐसी घटना होगी, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भविष्य काल। 86, पगम्मा को किससे विवाद था? तो पगम्मा को अपनी बहू से विवाद था, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बहू से। 87 देखते हैं, किस चिंता से लक्ष्मी को नींद नहीं आती थी? तो लक्ष्मी को नींद नहीं आती थी क्योंकि उसे बीमारी हुआ था, उसे बुखार लगा था, इसलिए उसके चिंता था कि वो उसे नींद नहीं आ रही थी, अर्थात इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 88 देखते हैं, जातकोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? तो 88 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1929 ईस्वी में, अर्थात दोनों क्वेश्चन का 87 और 88 दोनों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं इसके बाद आपका 89 नंबर क्वेश्चन। मां के दोनों पुत्र पढ़ लिखकर कहां काम में लगे हुए थे? तो मां के दोनों जो पुत्र थे वो काम करने के बाद खदान में लगे हुए थे, जो हिरोशिमा को डिनोट करता है। मतलब 89 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे है आज के 90 नंबर क्वेश्चन की ओर। 90 को देखेंगे, मग्गू कितने वर्ष की थी? मग्गू जो आपके पाठ्य पुस्तक, जो आपका दूसरा पाठ्य पुस्तक है हिंदी का, उस पूरक पाठ जो पुस्तक होता है उसका क्वेश्चन है ये। मग्गू कितने वर्ष का था? तो 90 का आपका राइट आंसर होगा वो होगा 12 वर्ष का, अर्थात ऑप्शन ए इस राइट आंसर। 91 देखते हैं, मदुरै पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है, यह कहां लिखा हुआ है? तो ये जो आपके सामने 91 है ये लिखा हुआ है काल्वेल्ड के तुल्यनाथ व्याकरण में, ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। 92 को देखते हैं पहले, वली अमाल की लड़की का क्या नाम था? तो वली अमाल की लड़की का जो नाम था वो था पापाती, ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। और भी दिए हुए हैं लेकिन वो नाम नहीं था, ऑप्शन सी में राइट टाइम दिया हुआ है। 93 देखते हैं, वली अमाल किस रंग की साइकिल रिक्शे पर सवार हुई? तो वली कमाल जो थी वो नीले रंग की साइकिल पर सवार हुई थी, ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। 94, सीता क्या देखकर रुआसी हो गई? तो सीता जो थी वो रुआसी होने का मुख्य कारण हुआ था काला ओढ़ना, ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर। सीता जो थी क्या देखकर रुआसी हो गई थी? तो काला ओढ़ना, काला जो था वो ओढ़ना था, काफी ज्यादा गंदा था, ऐसा मानना था सीता का। 95, नारायण की पत्नी का क्या नाम था? तो नारायण की जो पत्नी थी उसका नाम था भंवरी, ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। 96 देख लीजिए, हेड नर्स का नाम क्या था? तो हेड नर्स जो थी उसका नाम था, जिसका नाम था जिमी, ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा।
चलिए 97 देखते हैं। वेदना किसकी क्रूरता से कौंच रही थी, उसका साक्षात्कार किसे जीवन में पहली बार हुआ। तो देखिए इस क्वेश्चन का हम आंसर खोज रहे थे, लेकिन मेरे द्वारा जो खोजा गया है उसमें बुक में हमें नहीं मिला। अगर आपको इसका सटीक आंसर है तो कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई कीजिए इस 97 का राइट आंसर क्या होगा। चलिए 98 देखते हैं। 98 आपके सामने आ गया है। 98 है कि ढाते विश्वास शीर्षक कहानी में स्कूल के 2 कमरों में लगभग कितने लोग खचाखच भरे हुए थे। तो स्कूल में लगभग 100 लोग के करीब भरे हुए थे। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 99 देखते हैं। 99 आपके सामने है कि श्रीनिवास किसके साहित्यकार हैं। तो श्रीनिवास जो हैं वो कन्नड़ के साहित्यकार हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार से हम आपको 100 के 100 क्वेश्चन का सटीक और सही जवाब देने का प्रयास किए। कुछ क्वेश्चन हमसे छूट गया था, जिसका जवाब हमें नहीं मिल पाया, उसका जवाब आप कमेंट्स में जरूर देने का प्रयास करें, ताकि बाकी कैंडिडेट जो हमसे जुड़े हुए हैं उनको भी लाभ हो सके। चलिए आज के आते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर। अच्युत किसका बेटा था। तो अच्युत जो बेटा था वो था लक्ष्मी का, अर्थात 100 का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस चैनल पर प्रत्येक जो विषय आपको मॉडल सेट जारी किया गया उसका प्रत्येक का सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेट बना के आपको दे दिया गया है। अगर अभी तक आप उसे नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे आसानी से देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ पुनः हम आपके सामने उपस्थित होते हैं। तब तक सभी को वंदे मातरम।